गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 22 जुलाई है तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और इनके साथ साथ निबंध के कौन कौन से टॉपिक को पूछा गया है। साथ ही साथ उसमें हम सभी तथ्यों की जांच भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आज का कौन सा टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वायु गुणवत्ता नियंत्रण में नोएडा फिसदी है, दिल्ली भी पिछड़ा है। तो अभी हाल ही में मैंने आपको सैटरडे को इससे संबंधित न्यूज़ एनालिसिस किया था जिसमें कुछ शहरों का टॉप शहरों की बातें की गई थी। बदलाव के साथ लागू होगा स्वच्छ वायु अभियान का दूसरा चरण। तो जो भारत सरकार चला रही है प्रोग्राम, उसमें जल्द ही बदलाव आने का दूसरा चरण आरंभ किया जाएगा। उसके साथ हम लोग इसके कोर पॉइंट में देखेंगे वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या होता है, पार्टिकुल मैटर पीएम मैटर क्या है स्वच्छ राष्ट्रीय वायु कार्यक्रम जिसकी चर्चा हो रही है, सफ़र क्या है, वायु प्रदूषण नियंत्रण में भारत द्वारा की गई पहल कौन कौन सी है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जो आपको इस वर्ष जारी किया गया उसकी रिपोर्ट के कुछ बातों को देखेंगे। साथ ही WHO द्वारा दिशा निर्देश क्या दिए गए हैं, क्या बदलाव हुए हैं, सभी तथ्यों की जाँच करेंगे और इसके साथ हम पीटी और मेंस के एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। कई शताब्दियों तक खगोल विज्ञान का प्रतिष्ठित केंद्र रहा है उज्जैन, जो सवाई जय सिंह के द्वारा बनाई गई थी वेधशाला, उससे संबंधित न्यूज है तो उसे हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर भारत की विश्व विरासत केवल इतिहास नहीं विज्ञान भी है, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसी बातें की गई, कहाँ की गई है, अभी मीटिंग हो रहा है उसमें विश्व विरासत सम्मेलन का मीटिंग हो रहा है, उसी में हम लोग बात चर्चा ये सब उभर कर सामने आई है तो हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा में पेश होगा जजों के राजनीति में प्रवेश पर रोक का प्राइवेट मेंबर बिल। तो यह क्या होता है बिल, किस रूप से यह असर डालेगा, तो इसे हम लोग देखेंगे। वर्ष 2050 तक भारत में हो जाएंगे दोगुने बुजुर्ग, जो बुजुर्ग अभी वर्तमान संख्या है वह 2050 तक दुगने हो जाएंगे। तो भारत क्या युवा देश रहेगा या नहीं रहेगा, इसके आंकड़े को हम देखने का प्रयास करेंगे। उद्योगों की उम्मीदें हैं, मैन्युफैक्चरिंग लाती है संपन्नता, एक आर्टिकल आया था उसे हम लोग देखते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। बड़े सुधारों के मुकाबले नीतिगत निरंतरता पर रह सकता है जोर, जो बजट आज पेश किया जाएगा उसकी बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित केरल में निपाह वायरस चर्चा में है, तो निपाह वायरस क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। आज के संपादकीय में चर्चा होगी वन जीवन पर गहराता संकट और राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है क्षेत्रवाद। मैंने आप लोग को कुछ दिन पहले ही आप लोग को जो क्षेत्रवाद से संबंधित न्यूज आप लोगों को दिखाया था, क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्र राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए कितना घातक है, जिसमें बात हो रही थी अलग प्रदेशों की मांग हो रही थी ना, भील प्रदेश की बात हो रही थी। उसी के साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि अन्य राज्यों की मांग कैसे उठेगी, उसी से संबंधित एक टॉपिक है क्षेत्रवाद, जिसको आज हम लोग देखेंगे फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, युक्ति आई इसको सपोर्ट कीजिए। इस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं अपने गूगल स्कैनर से और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं युक्ति आई इसका, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर लिंक उपलब्ध कराया गया है, आप उस लिंक से ही ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं www.yuktiais.in और सभी सुविधाएं का लाभ ले सकते हैं। जब सब्सक्राइब हो जाता है तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए न्यूज़ पर आते हैं। न्यूज़ पर हम देखिए कुछ बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा, ये क्यों चर्चा में बार बार आ रही है। बार बार हम लोग न्यूज़ में से देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई थी संस्था के द्वारा, जो हमारा थिंक टैंक है उसके द्वारा, कि धरातल पर काम नहीं हो पा रहा है, पर यह योजना बहुत बेहतर है। हमने वायु गुणवत्ता को लेकर जैसे कार्य करने चाहिए उस एवज में हम लोग सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, तो इन सभी को लेकर हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए भारत सबसे प्रदूषित शहरों में से एक नोएडा इस नियंत्रण के लिए आवंटित जो धनराशि थी उसमें सबसे पीछे रहा है। इस कार्यक्रम जो 2019 में चलाई गई थी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु गुणवत्ता कार्यक्रम, जिसे NCAP कहते हैं, इसके तहत पर्यावरण जो प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्राप्त 21.95 करोड़ रुपये केवल 6% का ही उपयोग किया गया, जो दिया गया है 21.95 करोड़। हालांकि यह धनराशि बहुत कम है, जितना वायु प्रदूषण हमारे देश में फैला हुआ है उसके अनुपात में यह राशि बहुत कम है, फिर भी इसमें से 6% का उपयोग ही किया गया है। यह पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय जारी आंकड़ों से पता चलता है। और हाल ही में आपको थिंक टैंक जो CSE है उसके द्वारा भी रिपोर्ट जारी किया गया था। इसके अंतर्गत 131 शहरों में से 19 ने
3 मई तक आवंटित राशि का 50% से भी कम इस्तेमाल किया है। केवल 19 ने जो 31 प्रदूषण जो सबसे प्रदूषित शहरों की सूची के तहत इस योजना को चलाया गया था, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम बोलते हैं, उसमें से केवल 19 ने अपने 50% राशि का योगदान किया है। ये सब आंकड़े को ध्यान रखना है। अब ध्यान रखिएगा, इसके लिए शहरों का नाम याद रखना है। ये केस स्टडी के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। केस स्टडी के तौर पर जब भी वायु प्रदूषण को लेकर प्रश्न किया जाएगा, वायु प्रदूषण को लेकर, तो ध्यान रखिएगा इसको केस स्टडी के साथ सरकार के असफलता के तौर पर इसे देख सकते हैं, या इसमें सुधार की जो गुंजाइश होगी उस पर बात कर सकते हैं। या दूसरी बात, हम जब इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछा जाए क्या ऐसा कारण है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण नहीं किया जा सक रहा है, तो सबसे पहले प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति है, और हमने ढांचागत कमियां उसके संदर्भ में इसके आंकड़े को आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ों को स्पष्ट कर सकते हैं। आगे हम इसी में बात करेंगे। देखिए, अब है कि स्वच्छ वायु अभियान का दूसरा चरण लागू होगा तो कुछ बदलाव करने की बात हो रही है। 25-26 में राष्ट्रीय वायु जो अभियान है, स्वच्छ वायु राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान, उसके लिए पहला चरण खत्म होने के बाद केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय इसका दूसरा चरण भी लागू करेगा 25-26 में। इसके लिए मंत्रालय 4 स्तरों पर बैठक के दौरान मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर बात हो रही है। चरण में क्या होगा, बदलाव लाने के लिए जो ये शहर 131 प्रदूषित शहर की सूची बनाई गई थी, वो 10 जनवरी 2019 में पहले राष्ट्रीय प्रयास के तौर पर शुरू किया। इसके तहत 2019-20 के आधार वर्ष में 2025 और 26 वर्ष तक प्रदूषण को 40% कम करने का लक्ष्य है। ये आंकड़े को रखना है। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था आप लोग को, इस प्रोग्राम का जो NCAP है उसके तहत आधार वर्ष क्या है, आधार वर्ष क्या तय किया गया है, फिर इसका लक्ष्य क्या रखा है 40% कम करना। तो यह लक्ष्य कब तक है लागू रखना, तो 2025-26 तक की बात की गई थी। तो यह सब आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके तहत क्या किया जाएगा दूसरे चरण में, जो CSE ने सुझाव दिए थे, जो हाल ही में मैंने सैटरडे को आपको इससे संबंधित न्यूज एनालिसिस किया था, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, सुझाव को रखना है ध्यान। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि स्वच्छ वायु अभियान को कैसे और भी मजबूत किया जा सकता है, तो इस सुझाव को आप उसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो इसलिए आवश्यकता है कि चीज़ों को समझने की। अब है PM 2.5 से अधिक हानिकारक है, तो मुख्य रूप से दहन स्रोतों को उत्सर्जित होता है, तो फोकस होना चाहिए कि PM 10 निगरानी स्रोतों का विशिष्ट होना चाहिए, यानी हम निगरानी तंत्र को बेहतर करेंगे। फिर औद्योगिक परिवहन, कचरा प्रबंधन, स्वच्छ, इस प्रकार के जो भी हैं ध्यान आपको आकर्षित करना। अकेले शहर जो हैं, शहरे वाले स्वच्छ वायु मानकों को पूरा नहीं कर सकते, उन्हें सीमा पार प्रदूषण को प्रभाव करने के लिए भी क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हालांकि इसके तहत जो इंडो गंगेटिक पैलेस के लक्षित करने के लिए जो दृष्टिकोण अपनाई गई, एयर सेट दृष्टिकोण अपनाई गई, उसके लिए अंतर्राज्य समन्वय ढांचा विकसित करने थे। इसलिए हमें अंतर समन्वय ढांचा विकसित करना हो, जिससे हम राज्यों, एक राज्य दूसरे राज्य का सहयोग करे, दूसरा राज्य तीसरे राज्य को सहयोग करे, या सभी राज्य एक दूसरे का सहयोग करे। इसके लिए जैसे दिल्ली के मामले में आपको देखा जाता है, दिल्ली में जब वायु प्रदूषण बढ़ता है तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की बात बार बार उठती है। दिल्ली सरकार हमेशा आरोप लगाती है कि हरियाणा, पंजाब हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी हालांकि पंजाब अभी सरकार वहाँ पर बनी हुई है, फिर भी पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर यही है कि हमें एक समन्वय ढांचा विकसित करना हो, जिससे अंतर्राज्यीय सरकारों के साथ हम समन्वय स्थापित कर सके और प्रदूषकों के लिए बेहतर कर सके। अब इसी तरह का बहुत से दृष्टिकोण दिया गया। 2030 तक स्वच्छ वायु कार्यवाही के लिए जो संसाधन जुटाएंगे, रेखित किया जाए, उसे संरक्षित दृष्टिकोण आवश्यक है, उसे बेहतर तरह से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलप करने की आवश्यकता की बात करता है। ये सब बातें की गई है। अब इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है, जब भी सबकी चर्चा होगी सबसे पहले चर्चा किस चीज़ की, वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। यहाँ से प्रश्न पूछे गए, UPSC में प्रश्न पूछा गया, BPSC में प्रश्न पूछा गया, UP PCS, MP में, RS में, ये सब सारे जगह प्रश्न पूछे गए एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक से। ध्यान रखिएगा, AIQ क्या है, दैनिक वायु गुणवत्ता का रिपोर्टिंग के लिए एक सूचकांक है जो डेली बेसिस पर लगाया जाता है। यह स्वास्थ्य प्रभावों पर केंद्रित है, जिनके लिए व्यक्ति वायु प्रदूषण सांस लेने के लिए कुछ घंटों कुछ दिनों के भीतर अनुभव करता है, अर्थात जिससे मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है, उसके सूचकांक को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया। ध्यान रखिए, मैंने पिछली क्लास में आपसे पूछा था एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितने वायु प्रदूषक है। देखिए उसी का एग्जाम्पल आप लोग, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी अगर आप कमेंट सेक्शन में बार बार उत्तर देते हैं। दोबारा इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, याद करने
करने की आवश्यकता है, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो फटाफट अभी फिर आप बता दीजिए एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से वायु प्रदूषक है। 8 वायु प्रदूषक है, जिसमें भू स्तरीय ओजोन की बात होती है, जो हमारे वायुमंडल, जो हमारे धरातल पर क्षितिज पर है, क्षितिज पर जो वायु आपको ओजोन फैली हुई रहती है, ये नहीं जो आपको ओजोन मंडल में जो ओजोन है उसकी बात नहीं हो रही है, धरातल पर जो होती है, जो अभिक्रिया करके और भी घातक हो जाती है। PM10 की बात होती है। PM10 के बाद आपको PM2.5 की इसमें प्रदूषक शामिल, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, अमोनिया, लेड, सीसा को शामिल किया गया। और साथ ही साथ याद रखना है नोट कुछ, इसमें भूस्तरीय ओजोन की जो बात होती है और एयरबोर्न पार्टिकल्स की जो बात है, दो ऐसे प्रदूषक है जो भारत में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स में ऐसे कौन से तत्व हैं जो सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक मानव प्रभावित करते हैं, तो ये दोनों को याद रखना, एयरबोर्न पार्टिकल्स अर्थात PM10, PM2.5 और भू स्तरीय ओजोन। तो ये तीन जो है आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, इसका योगदान इन सभी का अलग अलग रूप से है। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो कम से कम आपको ये 8 प्रदूषक याद होनी चाहिए, रटी रहनी चाहिए, इसके लिए दोबारा किताब की आवश्यकता नहीं है। हम पार्टिकुलेट मैटर की बात करते हैं, PM10, PM2.5 की बात करते हैं, ये क्या है? तो ये क्या होता है, हवा में जो है बेहद छोटे कण होते हैं, तरल बूंदों के जटिल मिश्रण को संदर्भित करता है। उसके ये कण कई आकारों में आते हैं, सैकड़ों विभिन्न यौगिकों से बने होते हैं। PM10 मोटे कण जो 10 माइक्रोमीटर्स या उससे कम व्यास वाले होते हैं। PM10 का अर्थ होता है इसका व्यास कितना होगा, 10 माइक्रोमीटर से भी कम होगा। अब 2.5 होगा, यह सूक्ष्म कण यह भी है, अब उससे भी पतला यह कण है जो 2.5 माइक्रोमीटर्स या उससे भी कम व्यास वाले कण होते हैं, जो आपको शरीर में आपको डायरेक्ट आपके हृदय तक प्रवेश कर जाते हैं। क्या है स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जिसकी चर्चा इस रिपोर्ट में की गई है? तो ध्यान रखिएगा यह 2019 में लॉन्च किया गया। सबसे पहले किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय के द्वारा। इसके मंत्री वर्तमान में कौन है और राज्य मंत्री कौन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे इसी में। यह भारत में समयबद्ध कमी लक्ष्य की गुणवत्ता वायु प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय ढांचा क्या करता है, जो मैंने अभी आपको पेपर के कटिंग से दिखाया था। 2025-26 में यह क्या टारगेट रखा है, 40% को कम करना। आधार वर्ष मुझे बताइएगा आप लोग, आधार वर्ष कब रखा है इसमें? आधार वर्ष के तय करके 25-26 का आंकड़े देता है। अगले 5 वर्षों में भारी व्यास अर्थात माइक्रो PM10 और महीन कण 2.5 कणों में उसमें क्या करना है, कम से कम 20% कटौती करें, जिसका आधार वर्ष 2017 रखा गया। PM10 और PM2.10 के लिए अगर पूछा जाए आपसे 2.5 के लिए, इसका आधार वर्ष कब रखा गया? 2017। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना, इस कार्यक्रम में 132, सॉरी यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, 131 शहर, ठीक है ना, कभी कभी एरर हो जाता है। 131 शहर गैर प्राप्ति शहर शामिल है, जिसकी पहचान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया जाए। किस बोर्ड के द्वारा किया जाएगा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसकी स्थापना कब की गई है। स्थापना की गई इस बोर्ड के अभी वर्तमान में निदेशक कौन है? ये फटाफट क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नोट याद रखना है, गैर प्राप्ति का शहर कहने का मतलब वे शहर होते हैं जो 5 वर्ष से अधिक समय में राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों, जो नेशनल जो आर्बिट्रेरी एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में विफल रहे, उसको कहा जाता है। दूसरा NAAQS वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत CPCB द्वारा अधिसूचित विभिन्न पहचाने गए प्रदूषकों के संदर्भ में परिवेश में वायु गुणवत्ता के मानक होते हैं। जो प्रदूषक कौन तय करेगा? ये तय करेगा, ध्यान रखिएगा, इस बोर्ड के द्वारा तय किया जाता है। अब के लिए आगे बढ़ते हैं। NAAQ के तहत जो क्वालिटी इंडेक्स है उसके तहत ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम मना रहे हैं उसके तहत ध्यान रखिएगा। PM10 सूची में PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, NH3, ओजोन, लेड, बेंजीन, जो पायरेन है, आर्सेनिक और निकेल को शामिल किया गया। इसलिए मैं बार बार पूछता एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितने प्रदूषक को शामिल किया गया है? NAAQS के तहत कितने किए गए हैं, सफ़र के तहत कितने किए गए, ये याद रखना है। बार बार ये रिवाइज होगा, मैं 2019 से इसको लगातार बता रहा हूँ आप लोगों को, अभी तक तो याद होने चाहिए आप लोग सभी लोग। कितने लोगों को ऐसे याद है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। आगे देखिए ध्यान रखना है कि वायु
मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली, द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, जिसे हम लोग सफ़र बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यह सफ़र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा महानगरों के किसी विशिष्ट स्थान समग्र प्रदूषण वायु गुणवत्ता को मापने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। अब ध्यान रखिएगा, यह महानगरों के लिए बनाया गया। यह भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा विकसित किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा है किसके द्वारा विकसित किया गया है सफ़र को? यह एक स्वदेशी प्रणाली, इसका संचालन भारत में मौसम विभाग द्वारा किया जाता है। तो इसके तहत आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा किया जाता है, किन प्रदूषकों की निगरानी की जाती है इसमें, तो यह भी आप लोग को याद रखना है। मैं बार बार इन सब चीज़ों को ध्यान में रखाता हूँ। आप लोगों को प्रश्न पूछा गया है सफ़र के बारे में, तो देखिए इसके बारे में आप ध्यान रखना है। PM 2.5 आपको इसमें देखने को मिलेगा, PM10 मिलेगा, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, ट्विलिन, जाइलिन, मरकरी। तो आपसे यह सब तत्व आपको याद रखना है। ये कमेंट सेक्शन में मुझे आज बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। आप लिस्ट का नाम, सूची का बाद नाम बताइएगा, प्रदूषक यहाँ लिख दीजिएगा। ये हमेशा याद हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर NAAQ कर दीजिएगा, यहाँ आपको सफ़र कर दीजिएगा। कौन कौन से तत्व आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, आप हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। जो तत्व बच जाते हैं, जो तीनों में किसी एक में है बाकी तीनों में नहीं है, तो उसको सूची एक बना लीजिएगा, वहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपको चीज़ों को कवर करने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इसी में। देखिए वायु प्रदूषण नियंत्रण भारत द्वारा पहल कौन कौन सी की गई है, तो बहुत सी बातें की गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक निकाला जाता है, वायु गुणवत्ता सूचकांक जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली सफ़र चलाया जाता है, जिस पर हम लोग बात कर चुके हैं। ग्रेस रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो दिल्ली क्षेत्र में चलाई जाती है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स प्लान के तहत हम लोग वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने की बात करते हैं। वाहनों में होने वाले प्रदूषण कम करने के लिए प्रयास किए गए। BS6 मानक उत्सर्जन मानक मानदंड अपनाए गए हैं। जो गाड़ियां B6 बोली जाती है ना, उस गाड़ियों को जो कम प्रदूषण करती है, इसका उपयोग किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑड इवन स्कीम आपातकालीन उपाय के रूप में दिल्ली में उपाय लगाए जा रहे हैं। वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए डैशबोर्ड बनाया गया है। NAQMP के तहत सभी स्थानों के निमित्त 4 वायु प्रदूषकों जिसमें SO2, NO2, PM10 और PM2.5 की पहचान की गई है। इसके तहत निगरानी तंत्र, वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए नया आयोग गठित किया गया। पराली जलाने कम करने के टर्बो हैप्पी, ध्यान रखिए टर्बो हैप्पी सीडर THS मशीन खरीदने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके, गुणवत्ता की वृद्धि की जा सके। अब हाल ही में ध्यान रखिएगा, स्विस संगठन जो है IQ एयर द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। यह मई 2024 में जारी की गई है, ध्यान रखिएगा, जारी की, जिसमें अनुसार विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषक देश भारत है। अब इस पर मैंने आप लोगों को वीडियो भी बनाया है इस रिपोर्ट पर, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा विस्तृत तरीके से। फिलहाल यहाँ शॉर्ट में कुछ बातें करेंगे। विश्व के शीर्ष 10 प्रदूषक शहरों में 9 भारत में है। अगर हम टॉप 10 की बात करें, उसमें एक छोड़ दीजिए, बाकी सभी भारत के ही देश हैं शामिल। अब वायु गुणवत्ता निरंतर वर्ष की तुलना में खराब हो गई है। दिल्ली निरंतर चौथी बार विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी के तौर पर नामित हुई है इस क्वालिटी इंडेक्स के तहत। अब नेक्स्ट है बिहार का बेगूसराय, विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र रहा, जहां औसत जो 2.5 है और इसकी सांद्रता कितनी 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। देखिए कितना खतरनाक लेवल पर पहुंच गई चीज़ें, जिसमें मानवीय स्वभाव, मानवीय प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। हमें अभी सचेत नहीं होते तो आने वाली जनरेशन को हम वायु प्रदूषक के साथ जीने के मजबूर कर देंगे। WHO दिशा निर्देश इसके साथ क्या देता है उसे याद रखना। देखिए लगभग 136 मिलियन भारतीय, भारत की कुल आबादी का लगभग 96%। विश्व स्वास्थ्य संगठन 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर अनुशासित स्तर से अधिक PM2.5 सांद्रता था 7 गुना जीवन यापन करते, अर्थात उसमें प्रभावित होकर 7 गुना प्रभावित हैं, उस वाले पार्टिकुल में रहकर जीवन यापन कर रहे हैं। अब 66% से अधिक शहर क्या है, वार्षिक औसत 35 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक दर्ज की गई है, तो यह भी प्रभावित कर रहा है WHO के दिशा निर्देश के तहत। अब है कि PM2.5 प्रदूषक जो है जीवाश्म ईंधन का उपयोग से बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्यों के स्वास्थ्य संबंधी गंभीर प्रभाव, दिल के दौरे, स्ट्रोक, ऑक्सीडेटिव तनाव,
जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ये दिशा निर्देश जारी किया गया। अब यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा एरर हो गया, एक दूसरे पर चढ़ गया है, कोई बात नहीं है। देखिए WHO ने वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश क्या दिया है, जिसमें कौन कौन से तत्व शामिल किए, तो ये नया कॉन्सेप्ट है, इसे याद कर लेना है। कौन कौन से यहाँ प्रदूषक को शामिल किया गया है इस WHO के दिशा निर्देश में, जिस पर कम करने की क्या आवश्यकता है, सरकार को उस पर काम करने की आवश्यकता है। PM 2.5, PM10, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सहित पार्टिकुल मैटर जो अन्य और भी है गैसीय प्रदूषकों दोनों को कवर करते हैं। तो कम से कम इन तत्वों को याद रखना है, PM10, PM 2.5, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कम से कम इतनी तो यादें रखनी है जो दिशा निर्देश के तहत इसे शामिल किया गया। नेक्स्ट एक प्रश्न आया था UPSC के 2016 में, ठीक है ना। हमारे देशों को सर्व वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिक्रम का साधारणतः निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया गया? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन। तो आपको इसमें से प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है, 1, 2, 3, 4। आपको देखिए प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं और आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सब प्रश्न कहाँ से आता है। अभी मैंने 3 का दिया, एयर क्वालिटी इंडेक्स का दिया, सफ़र का दिया, NAQQ का दिया। तो आपको इससे ज़्यादा क्या करना है? फिर WHO का भी आप लोग को तत्वों की बात की कर दिया मैं। अब UPSC केवल पूछा एयर क्वालिटी इंडेक्स से, आपको 3 अतिरिक्त याद कर लेना है। अरे बार बार ही भाई, इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। B इसका उत्तर होना चाहिए, वेरी गुड, इसमें B उत्तर आपको शामिल किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कार्बन डाइऑक्साइड आपको क्या है? नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सब प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए आज का प्रश्न है, और जो पहले के प्रश्न है उसका रिव्यू आज शाम तक आप लोगों को करके भेज दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आप उसे कलेक्ट कर लेंगे। देखिए आज का प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा हाल ही में जारी किए गए संशोधित वैश्विक गुणवत्ता दिशा निर्देशों के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। इन मानकों को प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किन परिवर्तनों की आवश्यकता है? देखिए यह UPSC में प्रश्न पूछा गया है, हालांकि इसमें मैंने कुछ संशोधित कर दिया है प्रश्न वर्तमान आवश्यकताओं को देखकर, पर यह प्रश्न आपको UPSC में प्रश्न पूछा गया है, तो इसका प्रयास आप लोगों को करने की आवश्यकता है। अदर स्टेट PCS वाले भी इसको जरूर अभ्यास कीजिएगा, इसी से मिलता जुलता प्रश्न आप लोग को भी अपने एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएंगे। तो यह प्रश्न 250 शब्दों में करना है। आपको क्या करना है, जो लोग युक्ति है इसका ऐप डाउनलोड नहीं किए, सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ऐप डाउनलोड कर लेने के बाद वहाँ पर एक ग्रुप बनता है कम्युनिकेशन ग्रुप, उस ग्रुप में आपको भेज देना है निर्धारित समय के साथ। ऐसा नहीं कि 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद भेजना, आज ही भेजना है आपको, आज 9 PM से पहले भेज देना है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें आवश्यकता समझनी होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे। कई शताब्दियों तक खगोल विज्ञान का प्रतिष्ठित केंद्र रहा है उज्जैन। तो देखिए मध्य रेखा कहा जाता है, ग्रीनविच मध्याह्न रेखा के बीच पहले भारत की अपनी प्रधान मध्याह्न रेखा थी, जिसे मध्य रेखा कहा जाता है। यह उज्जैन से होकर गुजरती थी। NCERT की सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 में नई जो पाठ्य पुस्तक, अब कई नई बातों के साथ यह दुनिया में पढ़ाया जाएगा। हालांकि नई पाठ्यक्रमों में जाति आधारित भेदभाव का उल्लेख नहीं है, यहाँ पर जो चीज़ें बातें की जा रही है। अब ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है बहुत सी चीज़ें, जैसे पुस्तक में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराहमिहिर करीब 1500 वर्ष पहले ही उज्जैन में रहते थे, काम करते थे। वह अक्षांश देशांतरों के रेखाओं का धारणा अवगत कराते। शून्य या प्रधान मध्याह्न रेखा की आवश्यकता शामिल थी। उज्जैन की मध्याह्न रेखा सभी खगोल ग्रंथों में गणनाओं के संदर्भ में बनाई गई थी। अब सिंधु सरस्वती सभ्यता के रूप में संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती बेसिन, राखी गढ़ी, गंगारीवाल जैसे प्रमुख शहर, छोटे छोटे शहर कस्बे शामिल थे। ये सब आंकड़े दिए गए, थोड़ा सा इसको देख लेना है। यहाँ से कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी, जैसे ही बात होती उज्जैन की, उसके साथ सवाई जो जैसी हैं उनकी चर्चा, उनकी वेधशाला चर्चा हो, जैसे में जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, वाराणसी में उनके द्वारा वेधशाला बनाई गई, खगोलीय वेधशाला बनाई गई थी। और पहली वेधशाला 1725 में दिल्ली में बनाई गई थी। ये सब पीटी फैक्ट आपको इसके तहत 10 वर्ष बाद 1934 में आपको ध्यान रखना है जयपुर में जंतर मंतर निर्माण हुआ। 1915 वर्ष बाद
1448 में मथुरा, उज्जैन और बनारस में भी एक वेधशाला खड़ी की गई। अब इसके तहत ध्यान रखना है कि जयपुर का जंतर मंतर जो सवाई जैसी निर्मित एक खगोलीय वेधशाला है, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा किस वर्ष शामिल किया गया था। ये कम से कम तो आपको बताने की आवश्यकता है ना, विश्व धरोहर सूची में जो जयपुर का जो जंतर मंतर है उसे शामिल किया, किस वर्ष किया गया है। चलिए आगे हम बात करेंगे, अगले टॉपिक पर आएंगे। देखिए, भारत की विकसित केवल इतिहास नहीं, केवल विज्ञान भी है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया क्या है 10 दिन से चलने वाले 46वें सत्र का शुभारंभ विश्व धरोहर सूची समिति। तो आपसे प्रश्न पहले तो पीटी में यही पूछेगा कि विश्व धरोहर सूची की बैठक कहाँ हो रही है, तो भारत में हो रही है। कितने दिनों की है, तो 10 दिवसीय है। तो यह कहाँ हो रही है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत मंडप दिल्ली में हो रहा है। तो यह प्रश्न आपको उद्घाटन किया उन्होंने, भारत की समृद्ध विरासत संस्कृति महत्व को बताते हुए रेखांकित की, यह बातें की गई। तो प्रश्न आपको देखिए एसे में यहाँ से पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, आपको एसे का एक प्रश्न यहाँ से मिल गया कि भारत की विरासत केवल इतिहास नहीं विज्ञान भी है। तो आपको यहाँ से चीज़ों को कलेक्ट करने की आवश्यकता है, यहाँ से कुछ कंटेंट आप निकालने की आवश्यकता है, साथ ही साथ और भी कंटेंट कुछ बात करने की आवश्यकता है। जिसमें हम बात करते हैं विश्व हेरिटेज, जो भारत का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है, $10 लाख अनुदान देगा भारत सरकार। तो $10 लाख इस साल देने वाला है। फिर इसके से वर्ल्ड हेरिटेज साइटों के संरक्षण, कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी असिस्टेंट में खर्च किया जाएगा, जो इसका प्रयोग। इस अवसर पर यूनेस्को की महानिदेशक आंड्रे एजोल भी मौजूद थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक कौन है। देखिए, इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज होते हैं कि प्रश्न कहाँ से आता है, कि प्रश्न कौन सा प्रश्न आएगा। जैसे ये आंद्रे अजोले का नाम आता है तो आपको तुरंत याद होना चाहिए, तो वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक हैं। अब इसी के संदर्भ में ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर कुछ बातें की गई, कुछ का नाम याद रखना। जैसे यहाँ पर 350 मीटर ऊंची केदारनाथ मंदिर जो 8वीं शताब्दी में बनाया गया है, किसी तरह का निर्माण चुनौतीपूर्ण है, ये सब बातें हुई। गुजरात धोलावीरा लोथल जो आपको 3000 से लेकर 3000 और 1500 BC से पहले बनी हुई है, ईसा पूर्व से। अब यह ध्यान रखना, ये सब चीज़ चर्चा जब हो जाती है तो इसके कम से कम ऐतिहासिक साक्ष्य आप लोग जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। धोलावीरा क्या है, लोथल क्या है, इसका साक्ष्य क्या, वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले, विश्व धरोहर सूची में कौन कौन से, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विश्व धरोहर सूची में भारत के कौन कौन से स्थल हैं, नाम जरूर बताइएगा। सबसे नया स्थल कौन है, सबसे पहला स्थल कौन है, और तीसरा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, अपने अपने राज्यों का विश्व विरासत सूची जरूर बताइएगा। देखिए, इस एंगल से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, स्ट्रेटजी से अपनी तैयारी करनी है। नेक्स्ट टॉपिक आइएगा कि राज्यसभा में पेश होगा जजों से प्रवेश के रोक पर प्राइवेट मेंबर बिल। तो चलिए इसके संदर्भ में कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं क्या है। इसको समझने का प्रयास इस रूप से आप लोग कर सकते हैं। देखिए क्या है कि आगामी जो मानसून सत्र राज्यसभा में कुल 23 प्राइवेट मेंबर्स बिल सूचीबद्ध गया है। उस सदन में आगामी सत्र में संवैधानिक पद धारकों जैसे जजों, पूर्व चुनाव आयुक्तों की सेवानिवृत्ति के बाद राजनीतिक में प्रवेश की प्रतिबंधित किए जाने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीफेक जैसे कई बिलों को न्यायिक कानून संशोधन संबंधी प्राइवेट बिल को पेश किया जा सकता है। ये 23 प्राइवेट मेंबर्स बिल है। अब राष्ट्रीय जनता दल के सांसद जो हैं AD सिंह का संविधान संशोधन बिल 2024 अनुच्छेद 124 के संदर्भ में 148, 319, 324 के संदर्भ में नए अनुच्छेद 220A, 309A के शामिल करने के संबंध में सूचीबद्ध किया गया है। तो इसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ इनके जरिए संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जैसे जजों, पूर्व चुनाव आयुक्तों, सेवानिवृत्ति के बाद पुनः राजनीतिक दल में शामिल हो, तुरंत राजनीतिक दल में शामिल हो। इससे पहले कई समितियाँ इसकी चर्चा कर रखा है। यह पर कानूनन तौर पर इसे क्या किया गया है, अभी तक बनाया नहीं गया, इसलिए बिल लाने का ऐसा निजी बिल का किया गया है। अब इसी तरह देखिए, ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की जा रही है, इसके तहत प्रावधान। और दूसरा राइट टू ओल्ड एज केयर प्रावधान को मांग की जा रही है। माकपा सांसद वी शिवा सन है उनके द्वारा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद मौसम नूर के द्वारा 2 बिल सूचीबद्ध किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर्मचारियों और अधिकारियों की रक्षा करने, दूसरे बिल में डीफेक के अपराध संबंधित मांग करने के लिए। डीफेक क्या होता है,
आपकी आकृति को बनाकर AI के माध्यम से गलत तरीके से इसका प्रयोग किया जा सकता है, डिफेक्ट के माध्यम से। ये नया टेक्निक अपनाया गया, तो इसके लिए बात की जा रही है। वही भाकपा के जो पी संतोष कुमार ने नागरिकता बिल 2024 के जरिए पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यक विदेशी नागरिकों की नागरिकता देने संशोधित करने का प्रावधान किया, जिसमें 2019 में मौजूदा कानून में संशोधन कर इसमें धर्म के आधार पर नहीं देने की मांग की गई है। उल्लेखनीय कि प्राइवेट मेंबर बिल वह विधेयक होता है जिसे वह सांसद पेश करता है जो सरकार का हिस्सा नहीं हो। 1952 में दोनों सदनों को मिलाकर अब तक कुल ऐसे 14 बिल पास हुए हैं। तो आपसे पीटी फैक्ट यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अगर दूसरी तरह से हम देखें तो प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, प्राइवेट मेंबर बिल PMB क्या होता है, तो ध्यान रखिए, कंडीशन याद रखिएगा, ऐसे सदस्य, संसद के ऐसे सदस्य जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है, मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है, उनके द्वारा, अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP नहीं है, तो एक निजी सदस्य के तौर पर जाना जाता है, उनको निजी सदस्य के तौर पर जाना जाता है। अगर वो बिल ला रहे हैं तो उसे प्राइवेट मेंबर्स बिल कहा जाता है। या ऐसे मेंबर्स जो सरकार में नहीं हैं, अच्छा विपक्ष में हो सकते हैं, उनके द्वारा भी लाया जा रहा है तो वो भी प्राइवेट बिल के तहत होगा। देखिए, इसका आवश्यकता यह होता है ना कि सार्वजनिक मुद्दों पर अपनी राय को व्यक्त करते हुए संसद में अपनी बातों को करना, पारित करवाना। देखिए, अभी तक 14 ऐसे बिल हैं जो सरकार नहीं लाई है, सरकार का जो मंत्रिमंडल, जो नीति निर्धारक होता है, वो नहीं लाया है, उसके अलग अलग लोग लाए हैं, जिसमें आपको उन्हीं के पार्टी के कुछ लोगों का बिल है, अन्य पार्टियों के लोगों का बिल है। तो ऐसे देखें, एक मत प्रणाली का उपयोग विधेयक पेश करने का काम किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक कंडीशन है, इसे ध्यान रखिएगा। अब संसदीय समिति किसकी भूमिका बढ़ जाती है, संसदीय जो समिति होती है ना, इस मामले में उसकी भूमिका बढ़ जाती है। निजी बिल आती है तो प्रस्तावों को लेकर संसदीय समिति सभी विधेयक को देखती है, उसकी तत्कालिकता और उसके महत्व की पहचान करती है, उसके बाद ही इसे लागू किए, इसको संसद के पटल पर रखा जाएगा। और जब संसद द्वारा इसकी अस्वीकृति का सरकार का संसदीय विश्वास या इस्तीफे का कोई नहीं प्रभाव, मान लीजिए मंत्रिमंडल के बाहर है, लेकिन उसी पार्टी का है, अभी मान लीजिए NDA की सरकार है, NDA का ही कोई मेंबर लेकर आता है, तो इससे वर्तमान सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं तो ध्यान रखिए, मंत्रिमंडल द्वारा कोई बिल लाया जाता है और वो सदन में पास नहीं हो पाता है, और ध्यान रखिएगा, सदन में पास नहीं होता अगर उसमें प्रस्ताव में विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, तो ध्यान रखिए, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है तो वो सरकार उससे गिर सकती है। पर इससे ऐसा कुछ नहीं है, बिल लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव इस पर पारित हो गया, तो ध्यान रखिए, इससे कुछ सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बेसिक अंतर आपको इसको समझने की आवश्यकता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे। चलिए, अब है कुछ क्वेश्चन जो निजी बिल के तौर पर आई है, जैसे याद रखिएगा, लोक कार्यवाही प्रकाशन संरक्षण अधिनियम ये विधेयक के तौर पर आया था, जो बाद में अधिनियम मिला 1956 में। फिर उसके बाद संसद सदस्य वेतन और भत्ते को लेकर संसद सदस्यों के लिए संशोधन विधेयक 1964 आया था, जो लोकसभा में पेश किया गया था। भारतीय दंड संहिता विधेयक 1967 राज्यसभा में पेश किया गया था। इसी तरह के कुछ बिल आपको देखने को मिल गए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, यह इंपॉर्टेंट है, भारत युवा है या नहीं, इसको समझने की आवश्यकता है। अब देखिए, UNFPA, इस संगठन का नाम याद रखिएगा कि भारत की प्रमुख एंडिया वोजनार। ध्यान रखिएगा, भारत में बुजुर्गों की आबादी 2050 तक दुगनी होने की उम्मीद की गई है। यह संगठन कौन है, किस संस्था के साथ जुड़ी हुई है, इसका नाम बताइएगा, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब की गई है। अब ध्यान रखिएगा, अगले 26 सालों में देश में बुजुर्गों की आबादी लगभग 34 करोड़ के आसपास हो जाएगी, 34.60 करोड़ के। इसलिए स्वास्थ्य देखभाल, आवास, पेंशन के क्षेत्र में अधिक निवेश करने की आवश्यकता होगी। खासकर बुजुर्ग महिलाओं का भविष्य सुरक्षित रखने के विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। अकेले रहने गरीबों का सामना अधिकांश जो करने की अधिक आशंका है, तो इसके लिए ये सब चीज़ें करने की आवश्यकता है। अब UNFPA की प्रमुख जो है वोजनार,
11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था भारत 2050 तक 50% शहरी होने का अनुमान है, झुग्गी झोपड़ियों वृद्धि ये सब चीज़ें होंगी, तो 2050 तक 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या दुगनी होकर करीब 34.60 करोड़ हो जाएगी। तो हमें रणनीति बदलाव करने की आवश्यकता है, रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता है। जैसे हमें ढांचागत बदलाव करने होंगे, हमको सुविधाएं बढ़ानी होगी, स्वास्थ्य संबंधी प्रबंधन करने होंगे, लाभार्थियों को क्या लाभ देना होगा, आर्थिक रूप से लाभ देना। फिर वर्ल्ड हेल्थ संगठन होते हैं उनको मजबूत करना होगा, साथ ही साथ मानवीय स्वरूप को विकसित करना होगा, कर्तव्यों को बढ़ावा देना होगा। ये सब चीज़ें करने की आवश्यकता हो जाएगी। चलिए कुछ क्वेश्चन बताइएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे, भारत में औसत आयु वर्ग क्या है? औसत आयु वर्ग क्या है? युवा वर्ग क्या होता है, कितना इसको वर्ग श्रेणी बांटा गया है? कार्यशील जनसंख्या क्या होता है? कार्यशील जनसंख्या क्या होता है? भारत की कार्यशील जनसंख्या कितनी है, ये सब बताइएगा आयु वर्ग के तौर पर। चलिए आगे हम बात करेंगे। अगला टॉपिक आएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, उद्योगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली जो सरकार है पहला बजट 2023 जुलाई में पेश करने जा रही है। अब आम बजट उम्मीदें उद्योग जगत को लगी हुई, इसका खास वजह 1990 में देश में आर्थिक उदारीकरण के दौर से होने वाले लंबे समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विकास पर फोकस नहीं किया गया। इसी का नतीजा है कि हमारे बाजार में चीनी उत्पादों से भरे, चीन का उत्पादों से भरे। मैंने आप लोगों को जो PLI योजना चलाया था उसी समय से रट्टा मार रहा हूँ कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप कीजिए। नहीं तो चीन इतना बार बार आके आंखें दिखाता ना सीमा पर आकर, वो आंखें दिखाना बंद कर देगा, आपका प्रतिद्वंदी बनना बंद कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि जब हम सरप्लस में चल रहे हैं तो भारत के पब्लिक जो है उनकी आवश्यकता की पूर्ति हम कर रहे हैं। चीन अर्थात चीन की बात हो रही है। जब तक ये कॉन्सेप्ट धरा पर रहेगा तब तक हम चीन से पीछे रहेंगे। हम उसे शक्ति प्रदर्शन के आधार पर भी नहीं हराएंगे, पर हमें वो मार्केट के आधार पर जरूर हरा देगा, ठीक है ना। तो इसलिए, और वो युद्ध के क्षेत्र पर आएगा भी नहीं। जो 1962 का जो बातें होती है ना, वो चीन अब वो करेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ये करेगा ना तो भारतीय धुरी जो विश्व में चीन को पीछे करने के लिए ताक में लगी हुई है, भारतीय समर्थन में आ जाएगी और चीन आर्थिक रूप से उसे बायकॉट किया जाएगा। विभिन्न संगठनों से बायकॉट किया, जैसे रूस को किया जा रहा है। तो चीन अपनी उस बड़े मार्केट को कभी छोड़ना ही नहीं चाहेगी जो भारत से उसे मिलता है, जिससे उसे सरप्लस आपको प्राप्त होता है। इसलिए हम एक ही तरीके से चीन की सारी महत्वाकांक्षाओं को रोक सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर हम अपने बाज़ार को डेवलप करें। अगर कोई प्रोडक्ट चीन 10 रुपया में किसी मार्केट में भेज रहा है तो हम उसको 8 रुपया में भेजने की कैपेसिटी रखें, पर गुणवत्ता उससे भी बेहतर होनी चाहिए। गुणवत्ता उससे भी बेहतर होनी चाहिए, तभी जाकर हम बेहतर मैन्युफैक्चरर बन सकेंगे, देशों का डिमांड क्रिएट कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता, तो मैंने एक लाइन बताया था, आप लोग को अगर याद हो, पुराने स्टूडेंट हैं तो, अगर ऐसा भारत कर लिया तो जितने भी थर्ड वर्ल्ड है उसकी पहली पसंद भारत होगा। जो सेकेंड वर्ल्ड है जिसमें चीन के साथ इसलिए जुड़े हुए हैं कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए चीन के उत्पादों पर निर्भर है, तो भारत का समर्थन उनको मिले, भारत के पक्ष में वो सारे बाज़ार डाइवर्ट हो जाएंगे। इसलिए, और साथ ही यूरोप का बाज़ार आपको खुला मिलेगा, लैटिन अमेरिका का जो देश है वो भी आपका बाज़ार खुला मिलेगा भारत के लिए। तो चीन, इसी तरीके से हम चीन को पछाड़ सकते हैं। अगर चीन का आर्थिक ध्रुवीकरण कर दिए हमने ना, तो ये चीज़ें समस्याएं समाप्त हो जाएगी जो एक्टिंगबाजियाँ वो सरहदों पर करता है। अब देखिएगा, इसी तरह मार्च 2024 महीने में 2011-12 के आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जिसे हम IIP कहते हैं, त्वरित अनुमान कितना है? 159.2 है। ये नवीन आंकड़ा है। अब मार्च 2024 के महीने के लिए खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्रमशः 156.1, 155.1 और 204.2 है। तो इसे आंकड़े को याद रखना है। मार्च 2024 तक महीने में IIP में वृद्धि के पिछले वर्ष इसी वर्ष की औद्योगिक तुलना में 4.9% रही है।
जिससे सकारात्मक हम रूप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि मार्च 2024 में महीने में खनन, विनिर्माण, बिजली तीनों क्षेत्रों में वृद्धि दर मार्च 2023 की तुलना में 1.2%, 5.2% और 8.6% अर्थात खनन में, विनिर्माण में, बिजली में तीनों में IIP जो प्रतिशत वृद्धि हुई है। अब मार्च विनिर्माण क्षेत्र में मार्च 2024 में महीने में IIP वृद्धि दर सिर्फ 3 सकारात्मक योगदानकर्ताओं का वृद्धि रहा, जिसमें मूल धातुओं का विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, औषधि, रसायन और वनस्पति के विनिर्माण और अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण। इस तरीके से हमने पॉजिटिव मार्केट बनाया। अब नेक्स्ट है, हमको कैसे आपको चाहिए कि यहाँ पर चीज़ें बदलेगी। देखिए यहाँ बात हो रही मैन्युफैक्चरिंग लाती है संपन्नता। कैसे लाती मैन्युफैक्चरिंग का विनिर्माण का जो हिस्सेदारी भारत में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का उत्पादन में कितना है, 3.3%। अगर वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो भारत का कितना योगदान है, 3.3%। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन में अमेरिका का योगदान कितना, 16.6। ग्लोबल उत्पादन में चीन का कितना हिस्सेदारी, देखिए मैं इसी की बात कर रहा था, 28.4%। तो बताइए विश्व के जितना विनिर्माण हो रहा है उसमें चीन कितना कर रहा है, लगभग 29% मान के चलिए आप इसे। तो अगर उस देश को पीछे करना है तो सबसे पहले इसके आंकड़े को पीछे करना होगा, उसके बाद क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर करना होगा, साथ ही साथ डिमांड और सप्लाई के चेन को बेहतर करना होगा। फिर साथ हमें अगले 10 वर्ष, 20 वर्ष और 25 वर्ष के मैन्युफैक्चरिंग आइडियोलॉजी डेवलप करनी होगी कि डिमांड्स के अनुसार हम कैसे प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो और भी बेहतर हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। तो देखिए ये आंकड़ा कितना बेहतर है, आप लोग छटपटाते रहते हैं इधर उधर मैगजीनों में, इधर उधर आपको चीज़ों को लेकर बार बार मैगजीन पढ़ते रहते हैं, आपको पेपर से बेहतर में डाटा एनालिसिस नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, डाटा बेहतर से कीजिए, डेली पढ़िए इन सब चीज़ों को। अब देखिए चीन की अर्थव्यवस्था मैन्युफैक्चरिंग का दबदबा क्या है। अगर चीन अर्थव्यवस्था मैन्युफैक्चरिंग का दबदबा लगातार बना रहा है, जबकि भारत में GDP मैन्युफैक्चरिंग गिरा है। अगर 1989 में चीन के GDP में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 34.3% था, 1989 में 31.6%, 2009 में 33.9% था। तो वहीं भारत के GDP में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सेदारी कितना था, 1989 में 17%, 2009 में 14%। तो घटा है 53। वहीं 2019 से लेकर 2009 के बीच मैन्युफैक्चरिंग की सालाना औसत ग्रोथ कितना, 11.2%, जबकि समान अवधि में भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ कितनी है, 8.3%। तो हमको इस आंकड़े को सही करने की आवश्यकता। आंकड़ों को अगर हम बेहतर कर लेते हैं तो हमें बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। और माल बन जाने के बाद है ना, आपको डिमांड वाले देशों की चयन करनी होगी, खोज करनी होगी, उस तक पहुँच स्थापित करनी होगी। चीन को मिला मानव संसाधन का फायदा। अगर 1982 में चीन साक्षरता दर 64% और भारत की साक्षरता दर 37% की 1982 का आंकड़ा हम रखें तो औसत जीवन प्रतिस्पर्धा, लैंगिक समानता के मोर्चे पर चीन बेहतर स्थिति में था। इसी वर्ष के दशक में चीन का समाज पारंपरिक तौर पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। जो मल्टीनेशनल कंपनियां भारत को अपने उत्पादों के लिए बड़े बाजार के तौर पर दिखा है, कंपनियों चीन को मैन्युफैक्चरिंग बेस के तौर पर देखा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने, आंकड़े का प्रयोग करना होगा। अब देखिए 1980 तक बराबर था भारत और चीन की GDP। तो कैसे हमने इसमें पीछे हो गए, तो 1990 में आपको चीन में, भारत में बदलाव होते, चीन में भी बदलाव होते, पर भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर किया। हमने क्या किया, हमने IT सेक्टर को बेहतर किया। देखिए सभी अपने अपने स्तर पर सही थे, पर आवश्यकता डिमांड क्या है, किससे हम पैसे क्रिएट कर सकते हैं, किससे हम चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए हमें उसके अनुसार पर हमें हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। अब देखिए योगदान रहा है मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर भारत के GDP में 2023 में मात्र 17%। अब है कि 25.0% पहुँचने के लिए GDP मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 2025 तक हम उपलब्धि हासिल कर लेंगे। तो उसे और भी तीव्र करने की चाहिए। PLI जो लिक्विड इंसेंटिव प्रोग्राम है, उसमें और पैसे देने की आवश्यकता, और भी क्षेत्रों को उसमें शामिल करने की आवश्यकता है। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी तहत। नेक्स्ट है कि बहुत सुधारों की बात हो रही है। देखिए यह बजट के में बात हो रही है, बजट में नीतिगत निरंतरता की बात हो रही है। देखिए बजट पेश होगा, उसमें बात कैसे होनी चाहिए, इकोनॉमी की सूरत हाल 2023-24 में 8.2% आर्थिक विकास दर लगातार तीसरे साल 7% से ज़्यादा रहा है। तो ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार $3.9 ट्रिलियन से ज़्यादा हुआ, तो हम 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन के डॉलर तक पहुँचने की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए नीतिगत आपको कार्य करने होंगे। जुलाई
जुलाई 2024 में जो खाद्य खुदरा महंगाई है वो 5.10 रही, पिछले साल 6.52 रही। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 5.8%, 5.1% आने की संभावना। ये सब बेरोजगारी दर अभी 9.2%, पिछले वर्ष ये 8% है। बेरोजगारी दर बढ़ी है। पिछले वर्ष आम बजट में अभी तक शेयर बाजारों में 13.53% तेजी आई है। देश में पहली बार विदेशी मुद्रा भंडार 666 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा, तो इसे और भी वृद्धि करने की आवश्यकता है। विदेशी निवेश आया है कितना 44.42 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया, इसमें 3.5% की गिरावट आई है 23-24 में। तो इन आंकड़ों को बेहतर करने की आवश्यकता, इसके लिए नीतिगत निरंतरता, मैन्युफैक्चरिंग, देखिए बार बार मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है और मैं जब से PLI योजना आया मैं तब से इस पर बातें कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करने की आवश्यकता, रियल एस्टेट, पर्यटन जैसे सेक्टरों को ध्यान केंद्रित कर सकती है सरकार। ये सब कल हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे, जैसे ही बजट आएगा उस पर चर्चा होगी। अब है देखिए बात करनी है कि इसका वीडियो बिल्कुल फ्री होता है, जो क्लास होता है उसका वीडियो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू और इन की नोट्स प्राप्त करने के लिए और वीकली टेस्ट देने के लिए आपको क्या करना, 599 प्लस टैक्स अर्थात 614 रुपये आपको 12 या 14 रुपये पड़ेगा। आप उसको क्या करना, पेड करना, इन सुविधा का लाभ ले सकते हैं। देखिए 614-15 रुपया बहुत बड़ी राशि नहीं है एक साल के लिए। औसतन पर डे के हिसाब से लगाया जाए तो आप सोच लीजिए कितना रुपया आपको पड़ रहा है, पर यह आपको दिशा दशा बदल देगी आपका। यह न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है आपके सोचने, विचारने और लिखने की क्षमता को बदल देगा। जो बच्चे इसको लिए शामिल वो बहुत लाभ लिए हैं। आप उनकी कॉपियों को ज़रूर देखिएगा, ग्रुप में शेयर किया जाता है टेलीग्राम ग्रुप में, और लगातार जो लिख रहे हैं उनका सिलेक्शन होना है। बाकी बातों पर हम कोरी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं कि फलना ये कर रहा, चिलना वो कर रहा है, वो कोचिंग वो कर रहा है, वो कोचिंग वो कर रहा है। जहाँ कोचिंग में 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ 100 बच्चे का रिजल्ट हो रहा है तो 1% के आंकड़े से अगर दावे ठोके जा रहे हैं तो वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। मेरे यहाँ जो 10 बच्चे हैं, 10 में से अगर 10 मेंस लिख रहे हैं तो आपको इसके आंकड़े को समझने की आवश्यकता है। हाँ, मैं संख्या बहुत कम हमारे पास है मानता हूँ, प्रयास शुरुआत किया गया है और भी बेहतर हो सकते हैं। जब आप लोगों का रिजल्ट, इस बार 69 के रिजल्ट का मैं वेट कर रहा हूँ BPSC मेंस का, तो UPSC में PT लोग दिए हैं उसमें मैं वेट कर रहा हूँ, बहुत से बच्चों का वेटिंग है, अच्छा रिजल्ट आने की संभावना है। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी बेहतर होंगे। देखिए केरल में निपाह वायरस से एक संक्रमित की मौत हो गई है, तो बातें चल रही है निपाह वायरस की। तो निपाह वायरस क्या होता है, जीनोटिक एक वायरस है जो इंसानों से फैलता है, जानवरों से इंसानों में फैलता है, ये याद रखना है। निपाह वायरस जो इंसेफेलाइटिस के लिए उत्तरदायी, जो पैरामाइकोसोविडिडेड तथा श्रेणी के हेनिपा वायरस जीनस वंश का एक RNA अथवा राइबोक्लूनिक एसिड वायरस होता है, जिसे हेड्रा वायरस की निकटता इससे जुड़े होते हैं। हेड्रा वायरस क्या है, हेड्रा वायरस यह एक संक्रमण है, दुर्लभ उभरता हुआ जीनोसिस, संक्रमित घोड़ों और मनुष्यों दोनों में गंभीर और अक्सर घातक बीमारी का कारण बनती है। पहली बार 1998 और 99 में मलेशिया सिंगापुर में देखी गई थी निपाह वायरस को। यह पहली नाम मलेरिया के एक गाँव सुंगई निपाह के नाम पर रखा गया था। सबसे पहले इसका पता वहीं से चला था। पहली बार घरेलू सूअरों को देखा गया, जिसमें कुत्तों, बिल्लियों, बकरियों आदि सहित जानवरों की कई प्रजातियां पाई गई। इस वायरस का संक्रमण यह रोग जो पेट्रोपस जीनस है, जिसे फूड प्रेट या बेट या फ्राइंग फॉक्स के माध्यम से फैलता है। ये सब चीज़ों को देख लीजिएगा एक बार। निपाह वायरस क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है, जीनोटिक वायरस है, RNA श्रेणी का वायरस है। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए वन जीवन पर गहराता संकट, ये बार बार चर्चा हो रहा है। तो इस बार आप लोग मेंस के एग्ज़ाम में जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों के लिए तैयार रहिएगा। वहाँ पर वन जीवन कैसे घर आता है संकट वन्य जीवों के लिए। जैसे ही वायु प्रदूषण होता है, जो वन्य जीव है वो भी प्रभावित हो रहे हैं, साथ ही साथ क्या हो रहा है, उनके संसाधनों और जैव विविधता को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। तो बात वहीं हो रही है कि वन्य जीव होने वाले क्रूरता को जाहिर कर एक प्रगतिशील दौर में सिर्फ समाज का मुखौटा लगाए हुए एक दुर्भाग्यपूर्ण भारत वन्य जीवों के विभिन्न तौर तरीकों संकट के बादल मंडरा रहे। देखिए यह टॉपिक है ना, आपको एस्से में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। एस्से के भी संदर्भ से पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। हम पर्यावरण की बात करते, पशु पक्षियों की बात करते, हमारे सनातन संस्कृति में वन्य जीव को
महत्ता दी गई है, पेड़ पौधों को महत्ता, उनके जीवन शैली, उनकी जैव विविधता को महत्ता दी गई है। अगर हम बात करें वन जीवन की गहराती संकट, पर्यावरण के साथ साथ भाषा और संस्कृति भी नष्ट हो रहा है, यह भी एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। कुछ वर्ष पहले एक अध्ययन में दावा किया जैव विविधता हानियाँ दुनिया में भाषाओं और संस्कृतियों को नष्ट होने के जिम्मेवार माना गया। अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी, जो स्टेट पेन यूनिवर्सिटी है, उसके शोधार्थी अर्थात उनके रिसर्चर अपने अध्ययन में पाए गए पृथ्वी की जैव विविधता वाले उच्च क्षेत्रों में उच्च भाषाई विविधता होती है, जिसके कारण ये सब उभर कर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर बात यही की जा रही है कि पशु पक्षी और प्राकृतिक आवास को कैसे सुरक्षित किया जाए, उसके लिए कैसी आवास का क्रिएट किया, उनके लिए जो हम जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इस दौर में घर आंगन गोरैया कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता है, मानवीय परिवर्तन की आवश्यकता है। ये सब बातें हो रही है, ये सब चीज़ों को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिए, कुछ खास इसमें नहीं है। थोड़ी भावनाओं की बात की गई, प्रजातियों की बात की गई, कैसे इसको सुधार गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है। क्षेत्रवाद, और जब मैंने बात की है इससे प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, जब मैंने इस पर बात किए गए इससे संबंधित टॉपिक से प्रश्न पूछे गए। अभी मैंने हाल ही में आपको भील प्रदेशों की बारे बात की तो उस दिन भी मैंने बताया था, जैसे ही भील प्रदेश की मांग होगी, अगर उसे मान लिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा पारित कर दिया जाता है, एक अलग राज्य बनेगा। वैसे ही अन्य राज्यों में, भारत के अन्य राज्यों में जो छोटे छोटे राज्य जो मांग कर रहे हैं पहले से अलग राज्य बनाने के लिए, उनकी मांगें तेज हो जाएगी और राष्ट्रीय एकता के लिए क्षेत्रवाद एक घातक स्वरूप के तौर पर उभरेगा। और जो हालांकि अभी भी देखते हैं बहुत से विवाद, दक्षिण उत्तर का विवाद, पूर्व पश्चिम का विवाद, उत्तर दक्षिण का विवाद, मध्य भाषाई क्षेत्रों का विवाद, ये सब देखने को मिलता है। उसमें एक क्षेत्र विशेष सुविधा का विवाद आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए बहुत सी बातें चलती है उभर कर सामने। तो कर्नाटक, केरल क्या करे, वहाँ राज्य सरकार ऐसा निर्णय ले जो हमारे देश के संविधान के मूल भावना के विरुद्ध है। कर्नाटक सरकार एक ऐसा सरकार बनाकर विधानसभा में पारित करवाने वाला प्रयास किया जिसके तहत कर्नाटक में स्थित निजी कंपनियां केवल स्थानीय लोगों को ही नौकरी दे। यह भी एक कारण मिला जिसमें अभी निजी, इस पर भी मैंने आप लोगों को एनालिसिस करवाया था, तो बताया था निजी बिल कैसे प्रभावित करता है, यह राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए कैसे प्रभावित करेगा। अगर हम नवाचार को बेहतर करना चाहते हैं, प्रबंधन को बेहतर करना चाहते हैं और ब्रेन ड्रेन अगर हम बेहतर करना चाहते हैं, अगर हम सभी राज्यों के लोगों का एक बेहतर इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, तो ये निजी बिल कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। देखिए, सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक कार्यों में अगर आरक्षण है तो वो अलग मुद्दा होता है, क्योंकि उसकी प्रतिशतता कम होती है योगदान में, उनके कार्यबल को लेकर, कार्य शक्ति को लेकर। पर निजी सेक्टरों में अगर हम यह शामिल कर देते हैं तो ये समस्या कहीं ना कहीं हमें क्षेत्रवाद के तौर पर भी देखने, कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के नागरिकों के बेहतर बृहद जो इनोवेटिव आइडिया को नहीं ले पाएगा। इसलिए समग्र नवाचार आवश्यकता है। सार्वजनिक स्थलों में आप दीजिए, सार्वजनिक नौकरियों में दीजिए, इसके लिए कोई इशू नहीं है, वो सभी राज्य देते हैं और देना भी चाहिए शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के लिए। यहाँ पर उनका विरोध किया गया, कर्नाटक में विरोध किया गया था, निजी कंपनियों का विरोध किया गया, तो जाके ये बिल वापस ले, फिर सरकार बोली हम लाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको देखने। और फिर राजस्थान में देखिए, यहाँ पर बातें हो रही, जब राजस्थान के मारवाड़ी और महेशी वैश्य समाज लोग यहाँ आकर बड़े व्यापारी, खुदरा व्यापारी, रौनक, इन्हीं से दुकानें बनी हुई है। कहाँ अलग राज्यों, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार के लोग यहाँ होटलों में लेकर अनेक वस्तुओं का निर्माण कर रहे, जुड़े कारखानों से जुड़े हुए। तो हम कैसे समस्याओं का समाधान कर पाएंगे अगर हम इस प्रकार के बिल लेकर आते हैं, जिससे राज्य अपने क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं का समाधान करने के चक्कर में वैश्विक रूप से हम समझें, राष्ट्रीय स्तर पर समझें, तो हमारे राष्ट्रीय एकता अखंडता को प्रभावित करता है। अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ था, बदलाव हुआ था राष्ट्र में। आपको इस प्रकार के प्रश्न लगातार देखते हैं। मराठियों का जो संदर्भ होता है वो हमेशा आप देखते प्रभावित करता है। कश्मीर में विस्थापित हुआ स्थानीयता का मुद्दा को लेकर, जब 370 खत्म हुए तो पहले के 2 विधान निशान भी 2 प्रधान जैसे कॉन्सेप्ट लागू थे। इससे क्षेत्रवाद को अगर 1989-90 के खदेड़ दिए गए, वहाँ से लोगों को खदेड़ दिया गया। ये सब चीज़ें उभर कर सामने, क्षेत्रवाद की ये सब चीज़ मूल कारक माने जाते हैं। तो आपके क्षेत्रवाद के प्रश्न में बताइए कि क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे जिससे क्षेत्रवाद बढ़ेंगे, उनको लिस्ट बनाकर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे कल नए वीडियो एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।